आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश के भीतर कोहराम मचाकर रखा हुआ है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी की हो। तस्वीरें भयावह हैं और इस ओर संकेत करती हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में स्वास्थ्य तंत्र के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो कितनी अधिक अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई है। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप ये बात जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों के पास वो एक्सेस है इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करने का, या कितनों के पास वो क्षमता है कि वो अस्पतालों तक जाएं। इस बात से भी कोई अनजान नहीं है। साथ ही साथ हमारे देश के भीतर हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पर्याप्तता कितनी है, वो कितनी ज्यादा कितनी कम मात्रा में वो हमारे पास मौजूद है, ये बात सब जानते हैं। साथ ही साथ हमारे देश से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर कई अस्पतालों में, और ये देश में किसी में विशेष रूप से किसी राज्य का या किसी शहर का नाम नहीं लूंगा, कमोबेश स्थिति हर राज्य की हर शहर की एक जैसी है, जहां पर या तो डॉक्टर नहीं है या फिर नर्स नहीं है, या फिर वहां पर इलाज के लिए कभी कभी ड्राइवर वहां पर इलाज कर रहे हैं, कभी कंपाउंडर वहां पर इलाज कर रहे हैं, कभी कभी इलाज के लिए ही इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो जा रही है, कहीं पर एम्बुलेंस में शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। कहीं पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं दिल्ली का उदाहरण दूं, देश की राजधानी है, आज ही वहां से एक खबर आई कि पुलिस ने रेड मारी और फायर सिलेंडर, जो कि अग्निशामक सिलेंडर होते हैं, यंत्र होते हैं जिससे आग को बुझाया जाता है, उसे पेंट किया जा रहा था काले रंग से और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचा जा रहा था। सोचिए, नकली सिलेंडर का आज भंडाफोड़ हुआ दिल्ली में। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं ये दो वीडियोस भी दिखाना चाहूंगा। एक इस समय आप यहां पर देख रहे हैं, ये हैदराबाद की है और ये अहमदाबाद की है। इन दोनों ही शहरों में आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से, एक और आप हैदराबाद में देख रहे हैं कि ईद के त्योहार को लेकर वहां पर शॉपिंग हो रही है और यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। और एक तरफ आप यहां पर भी देखिए कि अहमदाबाद में दरअसल एक मंदिर में, यहां पर एक बलिया देव का मंदिर है और वहां पर ये जो महिलाएं हैं ये जलाभिषेक करने जा रही हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी किसी भी रूप में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें देश के दो महानगरों की हैं और न जाने बहुत सारे ऐसे छोटे इलाके होंगे, बड़े इलाके होंगे, क्योंकि अगर मैं हैदराबाद की यहां पर ये जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं ये तो मेन सिटी है, चार मीनार का इलाका है, लेकिन यहां पर आप अहमदाबाद के जब आप देखेंगे तो अहमदाबाद के पास एक गांव है सानंद नाम का, ये वहां की तस्वीर है। यानी चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, तमाम पाबंदियां होने के बावजूद भी इस देश के भीतर लोगों को अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि महामारी कितनी खतरनाक है। रोजाना हमारे देश में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अगर मैं आज का आंकड़ा आपको बताऊं दोस्तों तो बीते 24 घंटों के दौरान 4,12,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ साथ करीब 4,000 लोगों की मौत भी हुई है, 3,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय 35 लाख से ज्यादा सक्रिय केसेस हैं। एक राहत वाली खबर यह है कि देश में बीते 24 घंटों के दौरान 3 लाख से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए, स्वस्थ भी हुए। लेकिन जहां पर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के भीतर पॉजिटिविटी रेट अभी भी बढ़ रहा है। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। महाराष्ट्र इस सूची में शीर्ष पर है जहां पर 6 लाख से ज्यादा है। राजधानी दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो, केरल हो, हर जगह लगातार केसेस ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में ऐसी तस्वीरें आना और वाकई में डराता है और बीते 1.5 साल से लोगों को समझाते हुए सरकारें भी थक गई और बहुत सारे लोग भी थक गए हर जगह, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर आज की इस पूरी वीडियो का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस वीडियो में जो एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके लिए, इस पूरी खबर को आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, इन्होंने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग करते हुए, क्योंकि बुधवार को दोस्तों यानी कल स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग थी और उस दौरान
प्रिंसिपल एडवाइजर, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल एडवाइजर हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने इस बात को लेकर देश को आगाह किया, देश को सचेत किया कि जिस प्रकार से वायरस अपना स्वरूप परिवर्तित कर रहा है, जिस प्रकार से लगातार म्यूटेशन के माध्यम से कोरोना वायरस के अंदर बदलाव आ रहे हैं, लगातार वो अपने स्वरूप को बदलता जा रहा है, उसके तहत या उस पूरे के पूरे एक प्रकार से अगर परंपरा को देखें या उस पूरे के पूरे अगर जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर उसे पढ़ें तो देश में तीसरी लहर भी आ सकती है, अनिवार्य है। उन्होंने ये शब्द का उपयोग किया, उन्होंने कहा इनएविटेबल, यानी जिस प्रकार से उच्च स्तर का प्रसार देश में हो रहा है उससे ये एक प्रकार से आकलन किया जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में तीसरी लहर का आना तय है। मौजूदा समय में दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय देश में दूसरी लहर ने जो कहर अपना बरपाया है, उसके बाद वाकई में हमारे स्वास्थ्य तंत्र की क्षमता पूरी की पूरी समाप्त हो चुकी है। सबने हाथ अपने खड़े कर दिए हैं और आप देख ही रहे हैं कि बीते 15 दिनों से ऑक्सीजन को लेकर जो संकट है वो अभी भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और जब कल इस बात को लेकर आगाह किया तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से उत्तर मांगा, केंद्र सरकार से पूछा कि अगर देश में तीसरी लहर आती है, जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने यह बात कही, उन्होंने कहा कि अगर देश में तीसरी लहर आती है तो इसको लेकर आपका प्लान क्या है, आपकी राष्ट्रीय योजना क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस तीसरी लहर में हो सकता है कि बच्चे भी प्रभावित हो, बच्चे भी बहुत ज्यादा मात्रा में, संख्या में संक्रमित हो, युवाओं को संक्रमण हो सकता है, तो ऐसे में आपके पास क्या राष्ट्रीय योजना है, आपकी तैयारियां कैसी हैं, पुख्ता हैं आपके इंतजाम, इसको लेकर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पहली लहर जब आई थी 2020 में, तो उस दौरान देश के जो एक बुजुर्ग तबका था या वो तबका था जिनकी आयु औसतन 50 वर्ष से ऊपर थी या 60 वर्ष से ऊपर थी, वो लोग ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे थे। जब दूसरी लहर आई तो उसमें करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 18 से 45 या 50 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, यानी युवा हैं जो या वयस्क हैं, उन्हें संक्रमण होने लगा। और हो सकता है ऐसे बहुत ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आने वाली तीसरी लहर में हो सकता है कि बच्चों को भी संक्रमण हो जाए। आप ये बात जानते हैं दोस्तों कि इस समय बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। हालांकि सकारात्मक बात यह है या राहत की बात यह है कि इस समय फाइजर ने एक वैक्सीन को डेवलप कर रखा है जो कि 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें लगाई जा सकती है। उसकी इमरजेंसी इस्तेमाल के उन्होंने कई देशों में आवेदन भी किया है। साथ ही साथ मॉडर्ना हो या फिर हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट हो या भारत बायोटेक हो, इन्होंने भी लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन को डेवलप कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हो सकता है कि जितना समय लगेगा उस दरमियान हमें अपने बच्चों को भी बचा कर रखना है, बच्चों के भीतर भी जागरूकता पैदा करनी है कि उन्हें सबसे पहले तो उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने देना है। साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उनको भेजना है और उसमें भी डबल मास्क लगाकर उन्हें भेजना है और तमाम एहतियातों का पालन करते हुए भेजना है उन्हें। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जो है राघवन साहब, माफ कीजिएगा, इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। इन्होंने सबसे पहले कहा कि वर्तमान स्थिति से तत्काल निपटने के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार होना होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वायरस के व्यवहार को देखते हुए तीसरी लहर मौजूदा लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी माना दोस्तों कि पहली की तुलना में जो पहली लहर आई थी उसे लोग समझ रहे थे कि वो तो उसके बारे में तो किसी को पता नहीं था, लेकिन लोग इस बारे में ये सोच रहे थे या उन्होंने भी इस बात का आकलन किया था कि जो दूसरी लहर आएगी वो कमजोर होगी पहली लहर की तुलना में। लेकिन दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि पूरी दुनिया में पिछले बरस के सितंबर महीने तक औसतन 2 बार म्यूटेशन हो रहा था वायरस के स्वरूप में। वायरस अपने आप को औसतन 2 बार बदल रहा था, लेकिन जो अभी ये जो मौजूदा लहर चल रही है, मौजूदा समय में वायरस स्वयं को 13 लाख बार
परिवर्तित कर चुका है। यानी इसमें करीब करीब दुनिया भर के अगर मैं बात करूं तो 13 लाख से ज्यादा बार इसमें म्यूटेशन हो चुका है। ये खतरनाक है, जो कि वायरस चूंकि उसके स्वभाव, उसका जो स्वरूप है, माफ कीजिएगा, उसमें परिवर्तन आ रहा है, इसलिए वो और ज्यादा घातक और ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है। इसीलिए ये कारण है कि देश में बहुत ज्यादा फैल रहा है। और इसी के साथ साथ देश में जो ब्राजीलियन वेरिएंट का केस मिला या फिर यूके वेरिएंट के बहुत सारे केसेस मिले। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामुदायिक प्रसार देश के करीब करीब 26 राज्यों में यूके वेरिएंट का हुआ है, जहां से जो सैंपल लिए गए उनमें से 50% जो सैंपल्स थे उनको पाया गया कि वो ब्रिटेन के वेरिएंट से प्रभावित हैं, यूके वेरिएंट से प्रभावित हैं। साथ ही साथ हमारे देश का भी जो डबल म्यूटेंट यहां पर पाया गया वो भी इस पूरे के पूरे संक्रमण के बढ़ने में, इसके लगातार व्यापक स्तर पर हो रहे प्रसार में जिम्मेदार है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह भी कहा कि जिन लोगों में बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा इम्यूनिटी है, उन्हें भी ये वायरस संक्रमित कर रहा है। यानी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी भी खतरनाक साबित हो रही है। ये चिंताजनक है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने, कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को एकजुट रहने के लिए सामने आना होगा और तमाम शोध को और अपने अध्ययन को एक दूसरे से साझा करने की जरूरत है। इसमें प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है कि हम आगे निकल गए या कोई पीछे रह गया। यहां पर एक प्रकार से वैश्विक नीति के तौर पर और भारत को एक राष्ट्रीय नीति के तौर पर काम करने की आवश्यकता है, तभी ये वायरस नियंत्रण में आ सकता है और तीसरी लहर के कहर को कम किया जा सकता है। मैं दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आखिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि दूसरी लहर और पहली लहर जब आई तो उसके बाद दूसरी लहर जब ये आई तो इसने तो बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रूप से कहर बरपाया है। लेकिन आपके मन में अभी भी ये सवाल आ रहा होगा कि तीसरी लहर से आखिर कैसे बचा जाए। इसमें सरकार और आपकी दोनों की जिम्मेदारियां हैं। सरकार को जहां देश का मेडिकल सिस्टम ही नहीं बल्कि पैरामेडिकल सिस्टम भी, जो सपोर्ट सिस्टम है पैरामेडिक्स का भी, उसे भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वहीं लोगों को भी इस बारे में और ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्हें अब अपने करीबियों को समझाने की आवश्यकता है, बार बार रिमाइंड कराने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जो सोशल वैक्सीन है, जिसमें हमारे पास मास्क अवेलेबल है और साथ ही साथ हमारे पास अवेलेबल है सैनिटाइजर, हैंड वॉश, इन्हें हमें यूज करते रहना है लगातार। कहीं भी बाहर जाना है तो मास्क पहनकर जाना है, डबल मास्क पहनकर जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि रिसर्चर्स कहती हैं कि अगर आप 6 फीट की दूरी दो इंसानों के बीच रहती है तो संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और अगर दोनों ही शख्स ने, जिनमें एक संक्रमित है और एक संक्रमित नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड है, अगर दोनों ने ही मास्क को पहन रखा है तो फिर दोनों, उसमें जो संक्रमित होने के जो दर है वो बहुत नीचे आ जाता है। इसलिए लोगों को भी एक प्रकार से जागरूक रहने की आवश्यकता है और सरकार को हेल्थ केयर सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर यह खबर भी बहुत ज्यादा डराने वाली है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर जो स्वास्थ्य प्रणाली है हमारे देश में, उस पर प्रश्न उठे हैं। और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे शहर हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जहां पर स्टाफ की कमी है दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊं, छत्तीसगढ़ का मैं यहां पर जब एनालाइज कर रहा था तो यहां पर यह आंकड़ा सामने आया कि छत्तीसगढ़ में ही अकेले अगर मैं बात करूं तो राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 1596 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1359 पद खाली पड़े हुए हैं। स्टाफ नर्स के 5329 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 1895 पद खाली पड़े हैं। टेक्नीशियन के 1436 जो कुल मिला के पद हैं, उनमें से 989 पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य में पोस्ट जरूरत के हिसाब से पहले से ही वैसे भी कम है और उस पर से ज्यादा पद खाली है। ये सिर्फ एक मसलन अगर मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण है, लेकिन देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कमी है। इस चीज को सरकार को देखना चाहिए और वहां की तमाम जो राज्य सरकारें हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्तियां करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में एक डॉक्टर पर बहुत सारे मरीजों का आंकड़ा है, वैसे भी उन पर बहुत ज्यादा लोड है और ऐसे में रिक्त पद होना ये अतिरिक्त बोझ डालता है हमारे स्वास्थ्य प्रणाली पर। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक और खबर के बारे में जो कि बहुत ज्यादा डराने वाली है। दरअसल देश में लगातार जो वेरिएंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं।
अभी हाल में ही आपने सुना कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट सामने आया, उसके बाद ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के भी जिक्र आया जहां पर पश्चिम बंगाल में उसे पाया गया। अब एक नया स्ट्रेन पाया गया है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इसकी पहचान हुई है दोस्तों। और वैज्ञानिकों ने दरअसल इस वायरस के नए स्ट्रेन का नाम N440K रखा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार यह मौजूदा वायरस से 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। जो मौजूदा वायरस के स्ट्रेन्स भारत में मौजूद हैं उनसे 15 टाइम्स ज्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शियस है। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है और उसके केसेस सामने आए। हालांकि यह बहुत ही प्रारंभिक है और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका जो प्रसार है वो स्थानीय स्तर पर है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया या सही समय पर शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो इसके भी वेरिएंट, इसका भी प्रसार देश के विभिन्न राज्यों में हो सकता है और ये 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। तो ये बहुत ज्यादा दोस्तों चिंताजनक बात तो है, लेकिन यहां पर राहत की खबर यह है कि कहीं ना कहीं अगर लोग एहतियातों का पालन करें और लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो इस संक्रमण को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। इस लहर से भी हम आने वाले कुछ समय में पार पा सकते हैं, लेकिन लापरवाहियां बहुत हो रही हैं। अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा, या तो उनकी सोच में ये आ गया कि अगर हम एक शहर में या एक गांव में ही अगर हैं तो बाहर से कोई आ नहीं रहा है तो फिर संक्रमण नहीं आएगा, नहीं होगा। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि आप हाल ही में आपने देखा कि किस प्रकार से आईपीएल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि वहां पर एक बायो बबल एक बनाया गया था, बायो सिक्योर बबल। उसके अंदर अगर सोचिए खिलाड़ी संक्रमित हो गए तो फिर खुले वातावरण में तो क्या ही स्थिति होगी। इसीलिए मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगा कि एहतियातों का पालन करते रहिए और साथ ही साथ इंसानियत भी रखिए, मानवता भी कीजिए, लोगों की सहायता भी कीजिए। इस मुश्किल से भी हम पार पाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। बस सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है और देश के एकजुट रहने की आवश्यकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखिए, अच्छा आहार लीजिए और बाहर बिल्कुल मत जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।